तुम्हारा क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। लिसन, बाद में क्वेश्चन पूछिएगा, अभी सुनिए इधर देखो, ध्यान दो इधर। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, एसएल अरोरा का, एनसीईआरटी में है, हाँ हाँ हाँ, और दिल्ली के एक एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो तुम सब। एग्जाम्पल ये है, एक लैडर है, एक सीढ़ी है, ठीक है, और उस लैडर का जो लेंथ है वो 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर। एक फ्रिक्शनलेस वॉल पर रखा गया है। कहां पर रखा गया है? फ्रिक्शनलेस वॉल पर रखा गया है, और इससे जो वॉल से इसका जो डिस्टेंस है 1 मीटर का है। कितने मीटर का है? 1 मीटर का है। अच्छा ये बताओ, सीढ़ी अगर ऐसे रख दिया जाए दीवार पे तो क्या होगा? गिर जाएगा ना। रखोगे तो क्या होगा? गिर जाएगा। यानी सीढ़ी क्या होना चाहिए? ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड, है ना, ऐसे, तभी तो बचेगा ना, नहीं तो गिर जाएगा वो। करेक्ट। अब सुनो ध्यान से, ये बताओ, कह रहा है कि हमें रिएक्शन फोर्स बताइए R1 एंड R2। ये R1 R2 है कहां? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ऐसे रखा, ये ऐसे है, ऐसे। रिएक्शन बताइए इस केस में कहां होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहां का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, यहां का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, यहां का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, कि ऐसे होगा शशांक? ये वाला ना, ये नहीं होगा। ऑलवेज क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। मान लो तो हमारे पास यहां पर दो चीजें हैं, ध्यान से सुनो। इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे होगा, यहां पर ऐसे। एक को कह दो R1 है और एक को कह दो R2 है, ठीक है। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं लगेगा? क्या? अंदर की तरफ तो फ्रिक्शन लगेगा। गुड। अब सीढ़ी जब ऐसे लगा हुआ तो बाहर जाने के लिए कौन रोकेगा? सीढ़ी, मतलब फ्रिक्शन ही तो रोकेगा उसको। यानी इनसाइड इसके तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो उसको रोकेगा इधर की तरफ। ध्यान से सुनिए सभी लोग, देखिए ओके मत। शिवम इधर देखिए, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। एक बात बताओ, ये जो सीढ़ी है उसका मास 20 kg है, तो कहीं तो ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे लगेगा, इधर कि यहां पे? सेंटर ऑफ मास पर ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, इसके सेंटर ऑफ मास पे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है, अगर एक कोई सिलेंडर है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर ये लेंथ L है तो L/2 पर सेंटर ऑफ मास होता है कि नहीं? हम जानते हैं ऐसा, करेक्ट ना। लैडर है तो तुम लोग के मन में ये आएगा कि सर सीढ़ी तो ऐसे होता है, तो कैसे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो लेंथ है सेम होगा तो यही कहीं होगा, और इन सब का भी तो बीच में ही होगा, तो कहीं बीचों बीच आएगा, तो इसके बीच में ही सेंटर ऑफ मास होगा इसका। करेक्ट ना? ये बातें क्लियर हो गई। ये बताओ, तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? mg फोर्स डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगेगा, करेक्ट। अच्छा, अब हमें दिखाना R1 और R2 की वैल्यू बतानी है हम लोगों को। किसकी वैल्यू बतानी है? R1 एंड R2 की। करेक्ट क्या? अरे नहीं होगा, नहीं बीतेगा। सुनो, बहुत खतरनाक सवाल भी तो, दैट इज वेरी डेंजर क्वेश्चन। और तुम लोग को ये समझ में आने के लिए तुमको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे मैथमेटिक्स आना चाहिए। तुम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हो ना, इसलिए मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए इसको करने के लिए। अरे तुम लोग मैथमेटिक्स वाले ही हो। हाँ, गड़बड़ हो गया, बायोलॉजी वाले क्लास था। देखो इधर, ये 1 मीटर। अब देखो ये बताओ, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर हम इसको कह रहे हैं 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये सेंटर ऑफ मास ये कितना डिस्टेंस होगा? 1.5 होगा, करेक्ट। अच्छा,
कहा जा रहा है कि बॉडी रेस्ट में, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक पॉइंट पे लिखा गया कि बॉडी इन रेस्ट, यानी जो लैडर है इन रेस्ट। ठीक है, तो अगर लैडर रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट मीन्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है, और अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है अगर कोई बॉडी, तो क्या मतलब होता है इसका, कोई भी फोर्स, या तो ट्रांसलेशनल फोर्स लगे यानी जो उसको मूव कराए, या तो उस पे जो लगने वाला टार्क है, दोनों जीरो होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी पहला एफ नेट और दूसरा टॉर्क। अच्छा, टॉर्क पे से क्या मतलब आता है, टार्क से मतलब आता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है एक। हाँ, अच्छा सॉरी माँ, एक बात बताइए, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, टॉर्क कहाँ लग रहा है, यहाँ पे आपने इसको फिक्स कर दिया, आप इस पे लगा रहे हो एक फोर्स इधर की तरफ, आप इस पे लगा रहे हो एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स लगा रहे हो इधर की तरफ, आप लगा क्या रहे हो? ठीक है, अभी बताइए, टॉर्क आ गया कि नहीं? यानी जहां फोर्स लगेगा अगर वहां पे रोटेशनल प्रॉपर्टी आ रही है तो टॉर्क होगा। कौन सा? अरे रोटेट नहीं करेगा तभी तो नेट जीरो होगा ना। अरे रोटेट करे या ना करे, अभी चेक करते हैं। बॉडी रेस्ट में है तभी तो कह रहा है कि रोटेट नहीं करेगा तभी तो बॉडी रेस्ट में है, और रोटेट करता तो बॉडी रेस्ट में नहीं होता। समझ में आ रही बातें? ठीक है, लिसन, देखो पहली बात तो ये एफ नेट जीरो है, तो टोटल फोर्स जो लग रहा है अगर मैं देखूं, बताओ mg को कौन बैलेंस करेगा यहाँ पे? R2, नॉर्मल सी बात है, बस रिएक्शन अलग है, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, यानी हम फर्स्ट वाली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो R2 फोर्स है, यानी रिएक्शन जो R2 है वो किसके इक्वल है? mg के इक्वल। और ये R1 किसके इक्वल है? फ्रिक्शन के। किसके इक्वल है? फ्रिक्शन के। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के इक्वल है, यहाँ पे हम R1 की बात कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल? फ्रिक्शन के। ये सेकंड इक्वेशन, ये तो हमारा फर्स्ट वाला काम बन गया। बॉडी रेस्ट में है तो दोनों इक्वल होगा तभी तो रुकेगा वो। नेक्स्ट, अगर हम कहें टॉर्क वाली बात, ठीक है, तो टॉर्क क्लॉकवाइज हमें क्या निकालना है? R1 एंड R2 की वैल्यू निकालनी है। R1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, ये वैल्यू निकालनी है। तो टॉर्क मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क यानी टाउ नेट की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होगा? स्टैंड अप, खड़े जाओ, इला जल्दी बताओ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन कौन सा है इसमें? इसको देख के बताओ, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब कौन सा है जो इसको ऐसे रोटेट करा रहा है? कौन सा फोर्स है इन दोनों में से जो इसको ऐसे ऐसे रोटेट करा रहा है? ऐसे, सॉरी क्लॉकवाइज, सॉरी। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज तुम बता दो। रोटेट कर नहीं रहा है, लेकिन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे कि जो लगे तुमको कि एंटी क्लॉकवाइज अगर वो लग जाए तो केवल एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर जाएगा? R1। कौन सा? R1। गुड, सिट डाउन। शशांक स्टैंड अप। आप बताइए यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो कि क्लॉकवाइज के लिए लग रहा है? लग रहा है कि एक R2, R2 क्लॉकवाइज लग रहा है, और कोई फोर्स है? R1 तो एंटी क्लॉकवाइज है, और कोई फोर्स जो कि लगे कि अगर वो लग जाए तो वो क्लॉकवाइज घूम जाएगा? अमन यादव, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इस पे, है ना? खुशी, खुशी खड़े हो जाइए।
खुद से खड़े हो। कौन कौन से क्लॉकवाइज फोर्स हैं? mg हो सकता है कि है, और R2 नहीं लगेगा। R2 क्या हो जाएगा? R2 रोटेट करेगा ही नहीं। ये भी बात आ गई यहाँ पे, यानी एंटी क्लॉकवाइज केवल टार्क लगाएगा केवल mg। बताओ। अच्छा अच्छा, ओके, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। हाँ आलोक, एक मिनट। हाँ हाँ, रोटेशन नहीं होगा। आप भी तो सही कह रहे हैं, बैठ जाइए, सही है, तुम बोलो। हाँ, यानी फ्रिक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। कितना ढेर सारा फोर्स आ गया। सिट डाउन। देखो एकदम सही बात तुम लोग बोल रहे हो। सुनो इधर, देखो अच्छे से सुन लीजिए। अगर ये वाला फोर्स देखो तो इसका जो टेंडेंसी है वो ऐसे है, ये कौन सा है? क्लॉकवाइज। इसकी जो टेंडेंसी है ये भी क्लॉकवाइज है। दो क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है। पहली बात, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स इधर की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, R1 भी एंटी क्लॉकवाइज। दो क्लॉकवाइज फोर्स है और दो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है। वो एक्सिस की बात अलग है ज्योति, जब आएगी बातें कि हमारे पास कौन सा टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है रोटेशन के लिए, तो वहां पे बात आएगी तो भी चेक करते हैं। लेकिन दो क्लॉकवाइज दो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है हमारे पास। अब सबसे टॉर्क देखते हैं, इन सब से टॉर्क क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। क्या हुआ? अच्छा पहले इसको देखें, अगर हम सारे सिस्टम को हटा दें और ये पॉइंट रेस्ट में है तो हम देखें तो ये mg इसको किधर की तरफ घुमाएगा? हाँ? अच्छा ये बताओ, मैं सीढ़ी ऐसे रह दूं और ये दीवार को हटा दें और mg फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी किधर की तरफ मूव करेगा? और ये क्या है? अब सुनो सुनो, बैठ जाओ, बैठो, ध्यान दो इधर। अब जैसे कहने का सेंस ये होता है, सॉरी मैं आपको बता दूं कि टेंडेंसी देखते हैं हम, टेंडेंसी कैसी है। जैसे बताइए फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? जब बॉडी मूव करती है तभी फ्रिक्शन फोर्स लगता है? नहीं, जब बॉडी टेंड टू मूव, यानी जब बॉडी मूव करना चाहे तब भी उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है। कोई बॉडी अगर है यहाँ पे और आपने इसको बस रख दिया है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इधर देखो, तो मार के तुरंत दांत तोड़ देंगे हम, शशांक और अमन यादव। क्या बात कर रहे हो? इसीलिए नहीं आता, यही कारण है, यही रीजन है। मस्ती करते हो तुम लोग क्लास में, इधर सब क्वेश्चन पूछ रहे, तुम लोग मस्ती कर रहे हो। सोचो तो क्या क्वेश्चन है ये भी तो पूछ लो यार, सुन लो, घाटा हो जाएगा ना तुम लोग का। तुम लोग जान जाओगे मैथमेटिक्स थोड़ा सा और थोड़ी सी फिजिक्स, तुम लोग को क्वेश्चन लगाने ही आ गया तो उस लोग कहेंगे शशांक को तो क्वेश्चन लगाने आ गया, है ना? और तुम्हारी हो जाएगी इंसल्ट कि शशांक को फिजिक्स आ गया। वो बड़ी 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 दुख वाली बात है, शशांक को फिजिक्स आ गया। तो ये बातें नहीं ना है गधे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप इस पे फोर्स नहीं लगा रहे हो तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। आप इस पे फोर्स लगा रहे हो बट बॉडी मूव नहीं कर रही है तब फ्रिक्शन लगेगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, सुनिए इधर। अब बात पे बिलीव करते हैं, कभी कोई बात पे बिलीव भी कर लेते हैं, ठीक है? ये बॉडी करेगी नहीं रोटेट, बॉडी रोटेट नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी। बट ये अगर हम देखें इसको तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है
और ये अपवर्ड लग रहा है। तो देखो अगर इन दोनों को देखो तो ये इस तरीके से रोटेट कराने की टेंडेंसी करेगा, ये इसको ऐसे रोटेट कराने का उसके पास टेंडेंसी है। बस समझ में आ रही बात? वैसे ही इसको इधर की तरफ और इसको इधर, यानी इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की बस टेंडेंसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करा ही दिया रोटेट, ठीक है? समझ में आ गई बातें? कोई डाउट नहीं है ना? पक्का ना? आगे बढ़े? हाँ, गिर जाएगा ना। अब ठीक है, तो गिरेगा किधर की तरफ? इधर तो नहीं जाएगा, गिरेगा तो इधर। और ये कौन सा हो गया, ठीक है ना? ओके, अब सुनो, अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल मैं बताऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो हमारे पास टू फोर्सेस हैं। अब सुनो, अब जब हमको एक्सिस ऑफ रोटेशन लगाना होता है ना, तो सबसे पहले हमें ध्यान में ये रखना है कि कोई फिक्स्ड पॉइंट तो होना चाहिए। कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट रोटेट करे। तो मान ले रहे हैं कि जो पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट ए है वही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसा कि हम लोग पहले ही कह रहे थे, बॉडी रेस्ट में है। तो अच्छा एक बात बताओ, यानी टॉर्क अबाउट ए यहाँ पे लिख देना चाहिए था ए। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एक तो R1 का है, दूसरा फ्रिक्शन का है। अगर हमारा ए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ए हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो फ्रिक्शन कहां पे लग रहा है? यानी कितने एंटी क्लॉकवाइज फोर्स हैं? यानी टॉर्क बाई फ्रिक्शन फोर्स प्लस टॉर्क बाई R1 इज इक्वल टू, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है R1 और ये एंटी क्लॉकवाइज है, और दो टॉर्क लग रहा है, कौन कौन सा? टॉर्क बाई R2 प्लस टॉर्क बाई mg। टॉर्क F देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही होता है ना? ये एक्सिस ही है, अगर एक्सिस पे फोर्स लगता है तो एक्सिस तो मूव करेगा नहीं, और उसके साथ साथ आर क्या है? जीरो है यार। नहीं समझ में आ रहा है? ये याद करो, तुम लोगों को ये बताया गया था, ये एक्सिस रोटेशन अगर फोर्स यहीं लग जाए तब हमारे पास आर तो जीरो है ना, और अगर फोर्स ऐसे लगता तो हम आर लेते थे, ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर फोर्स एक्सिस पे ही लग रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? आर जीरो होता है। तो हमारे पास ये जो टार्क है, टार्क एफ, ये वाला टार्क, और टार्क R1, ये दोनों कहां लग रहे हैं? फोर्स तो एक्सिस पे ही लग रहे हैं। समझ में आया कि नहीं बात है? इस वजह से ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। हाँ, समझ में आ गई बात है? अब क्या बचा हमारे पास? दो चीज बचा, एक तो टार्क R1 टार्क, तो कितना है फोर्स R1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, हमें ये बता दीजिए आप लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बातें? बी, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखो हमारा क्या हुआ, ये इस तरीके से डिस्टेंस है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना यार, इससे, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है। हमको BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां से यहां तक है 1 मीटर, यहां से यहां तक कितना है? 3 मीटर। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम AB 2√2, यानी कैसे? BC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 8, तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √8 एंड 2√2, ये 2√2 हो गया। तो R1 2√2 इज इक्वल टू mg। सुनो इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, और हमको ये वैल्यू चाहिए a, इसको मान लेते हैं n, तो an की वैल्यू हमें चाहिए, an 1/2। कैसे शिवम 1/2 हो जाएगा? सिमेट्री से। क्या सिमेट्री है? सिमिलर ट्रायंगल का एक्सेलेंट, गुड, वेरी गुड। सुनो ध्यान से, सुन लो, बहुत बढ़िया। क्या
होता क्या है, हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, याद आ रहा है, थेल्स थ्योरम 10th में थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, और वो सिमेट्री पे ही बेस्ड है, याद आ रहा है। याद रखो कि होता क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के इस एक्सिस के पैरेलल, ये जो बेस है, इस बेस के पैरेलल कोई लाइन अगर हम ड्रा करते हैं, बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम ड्रा करते हैं तो क्या होता है बताओ, ये वाला साइड डिवाइडेड बाय दिस एंड ये साइड डिवाइडेड बाय दिस इक्वल होता है कि नहीं। रेशियो ए बी एंड सी डी है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, ये रेशियो होता है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं 10th में। अच्छा, यहाँ पे ऐसे क्या कोई कंडीशन है क्या, ये कोई पैरेलल वाली कंडीशन आ रहा है यहाँ पे, किससे आपको लग रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो वॉल देख रहे हैं आप, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंड करते तो ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल ही तो होगा। यहाँ पर ये साइड, ये जो है इसके पैरेलल है, और जबकि ये mg है और इसको 1.5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये 1.5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो अगर हमने माना ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ये डिवाइडेड 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ये हो गया कैंसल, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये इधर जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर कर दो 1 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 1/2, तो ये an कितना आ जाएगा 1/2, r1 2√2 mg 1/√2। अच्छा, r1 की वैल्यू बता देते हैं, mg कितना है 20 इंटू 10 इंटू कितना आ जाएगा बताइए 1/2, इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दें 2√2, तो देखो ये एक से तो हो गया कैंसिल और ये हो गया 5, 50/√2 r1, अब √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 25√2, ये हो गया r1 की वैल्यू, और r2 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू जी, ओके। तो देखो इसमें कितनी चीज जाननी चाहिए हमें पहले तो थेल्स भी आना चाहिए, समझ रहे, तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको लिखिए, जल्दी लिखिए, अरे लिखो, डेस्क हिल रहा है तुम्हारा, सीट अच्छी सीट रखो, बदल दो। क्या हुआ, क्या 4 पार्ट, क्या, अच्छा क्वेश्चन को 4 पार्ट में दिया, अच्छा तुम्हारे में थियरी दिया हुआ है, नॉट एट न्यूमेरिकल, बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला बनाने का। चलो जल्दी लिखो इसको। हाँ बताओ निको। यहाँ पे 3 टोटल था 1.5 एज्यूम किया है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लेके 0.5 नहीं कर सकते क्या, सेंटर ऑफ मास mg सेंटर नहीं, एक्चुअल में क्या होगा ना, अगर हम ये कह दें आपसे कि ये बताइए अगर लैडर आपका जस्ट इसके और पास हो जाए, तो ये कोई जरूरी है कि हाफ हाफ ही हो, लैडर अगर ऐसे दूर हो जाए तो बताइए। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज करना पड़ा है, अदरवाइज दैट इज गुड, राइट ना, करेक्ट ना। जल्दी लिखिए कौन सा कैंसिल, अच्छा कैंसिल नहीं किया गया उसको, ये देखिए ये टाउ एफ एंड टाउ r1 जो है ना कैंसिल नहीं हुआ है, एक दूसरे से कैंसिल नहीं हुआ, गलती कर दिया मैंने इस तरीके से, देखो लिखा 0,
टेंड टू जीरो नहीं, देखो ये जो है ना ये एक्सिस पे ही लग रहा है, और टार्क के फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और हमने फोर्स यहाँ पे लगाया इधर की तरफ, तब तो ये डिस्टेंस देख रहे हो, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन और हमने फोर्स यहाँ पे लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस है जो कि हमारा टार्क देगा। लेकिन अब फोर्स यहीं लगा दे तो आर कितना है बताओ, हाँ इस वजह से वो जीरो हो गया, वो जीरो है नहीं, राइट दैट। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, वही मैं देख रहा हूं ऑफ कोर्स। क्या F2 कहीं नहीं है, उसको चलिए छोड़िए जाने दीजिए, इसको लिखे जल्दी लिखिए, और जल्दी जल्दी लिखा करिए, आप लोग इतना धीरे धीरे लिखते हैं। हाँ तो जल्दी जल्दी बनाइए फिगर भी, एग्जाम में जब लिख पाओगे तब ना गलत होगा। ये क्यों एनुअल में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, नॉट इम्पोर्टेंट, नो। तो मैं इरेज करूं ये पोर्शन, चलिए हटाइए, रहने दीजिए। क्या हुआ?